Started? Okay, good morning everyone. Today is the final class of basics of econometrics. So we'll be going to revise all the topics that are in your syllabus, starting from the basic first unit basics of econometrics till dummy variables. Okay, but before that we'll do one numerical on simple regression. Last class में we did question on multiple regression. आज एक सिंपल रिग्रेशन का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट अगर आपके एग्जाम में सिंपल रिग्रेशन का भी क्वेश्चन है तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सको. ठीक है. सिंपल रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? जहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, सो y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई. ठीक है. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. These are the parameters alpha and beta, है ना. There is formulas to calculate alpha and beta. Write down the formulas. ठीक. Write down these formulas. Summation y is equals to n. N is the number of observations, sample size. ठीक है. n alpha plus beta summation x, and summation xy is equals to alpha summation x plus beta summation x square. ठीक है. चलो, बेस्ड ऑन दिस formulas, let's attempt one question. I am giving the data on the screen where y and the value of x is given. Let's create random number between rand between 11 25 to 55. वेट, अभी लिखना नहीं है आप लोग ये सारी चीज़ें. अभी मैं फॉर्मूला लिख लीजिए, अभी डेटा मत लिखना आप लोग. रैंड बिटवीन 250. Okay, see, this is the data given for y and x. Y is your dependent variable, x is your independent variable. Okay, this is the data. Sample size is 10. Okay, चलिए ये सारी डेटा को नोट करो आप लोग.
नोट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास y एंड x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, y और x की वैल्यू गिवन है। हमें और क्या क्या चाहिए, समेशन x चाहिए, दैट मीन्स x का टोटल चाहिए हमें, समेशन एक्स वाई चाहिए, दैट मीन्स x और y को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू चाहिए उसका सम चाहिए, और क्या चाहिए, समेशन x स्क्वायर चाहिए, है ना, x को स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसका सम चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए एक्सेल पे ही कर देता हूँ, ओके, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ओके। हाँ 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 हाँ, उससे हो जाएगा। चलिए इक्वल्स टू, हमें समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये वैल्यूज़ नोट कर लो आप लोग। और क्या चाहिए हमें, एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई विच इज दिस मल्टीप्लाई, चलो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। और हमें और क्या चाहिए, इनका सम चाहिए सभी का, लो सबका सम भी दे दिया, ये नोट कर लो वैल्यूज़। नोट कर लिया सबने डेटा। अब देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। पहला इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल्स टू एन अल्फा प्लस बीटा समेशन x, ठीक है। समेशन y हमारे पास कितना गिवन है, 360, चलो लिखो यहाँ पे 360 इज इक्वल्स टू n कितना है हमारे पास 10, अल्फा हमें निकालना है तो अल्फा एज इट इज लिख दिया हमने, प्लस बीटा भी हमें निकालना है। समेशन x कितना है 3085, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या है, समेशन एक्स वाई कितना है हमारे पास 1,11,534 इज इक्वल्स टू अल्फा, समेशन एक्स कितना है 3085, इसको 3085 अल्फा प्लस बीटा समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 956,279, ओके। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कि अल्फा की वैल्यूज दोनों में सेम आ जाए। हम्म 3085 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दो। ऊपर वाले को 3085 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, पूरे इक्वेशन को। क्या अभी मल्टीप्लाई करो ना पहले, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज बताते जाओ मुझे।
नीचे वाली वैल्यू को तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो कर लेते हैं। 1115530 इज इक्वल्स टू 30850 अल्फ़ा प्लस बीटा 956270। ऊपर वाली वैल्यू बताओ ना मुझे। 30850 अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है? 1110 600, ये आई है वैल्यू। और यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 9517225225, ये वैल्यू आई है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये तो कैंसिल हो गया। बीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से। बीटा की वैल्यू आप लोग वहाँ से निकालो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0.1040, ठीक है। ये हम लोगों ने एक्सेल के फॉर्मूला में पुट किया तो भी यही वैल्यू आ रही है, स्लोप की वैल्यू आ रही है 0.1040, ठीक है। दिस इज द स्लोप और बीटा बता रहा हूँ, इक्वल्स टू स्लोप ब्रैकेट स्टार्ट नोन वाइज, दैट मीन्स ये जो हमारे वाइज हैं इनको सेलेक्ट किया, ये पूरे एरे को, कॉमा नॉन एक्सेस ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। और हमें अभी इंटरसेप्ट भी निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है ना 0.1040, इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो किसी में भी बीटा की वैल्यू पुट करो और अल्फा की वैल्यू निकालो। चलो, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल करके दिखाओ मुझे। थ्री 3.907 कैलकुलेशन देखो। सर वो आगे तक जाएगा ना जब बड़ा वाला 0.4 वाला, तो जब तक 4 डिजिट तक वो आएगी वैल्यू। अच्छा, नहीं तो वैसे कितनी आ रही है? 3.916। 3.91, चलो
वही सर वही डिजिट करें, वो डिजिट की बात करेंगे चीज़। चलो इसका डिजिट कम कर दिया हम लोगों ने। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास ये बन करके आई है, y इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट इज 3.91 प्लस 0.1 x प्लस e। ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ y when x is equals to 400, when x equals to 400 what will be the value of y? Calculate 0.1। हाँ 43.91, बताइए। 43.91, when x is 400 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.1 मल्टीप्लाई बाई 400 दैट इज 40 है ना, 40 और ये हो जाएगा 3.91 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 43.91। समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है ये सारी चीज़ें? नहीं आई? नहीं, फाइनल वैल्यू में ये नहीं लिखेंगे। फाइनल इक्वेशन में आप ई लिखोगे, लेकिन जब ये लिखोगे ना तो डायरेक्ट 43.91 ही लिखोगे। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इज इक्वल्स टू 400। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया? 400 लिख दिया। 400 मल्टीप्लाई बाई 0.1 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 3.91 गिवन ही था, तो 40 प्लस 3.91 कितना हो गया? 43.91। बस इज हाँ हाँ सी बेसिकली रिग्रेशन इज यूज टू एस्टिमेट दी वैल्यूज़, है ना, जहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज़ पता होती हैं, हमें डिपेंडेंट वैल्यूज़ निकालनी होती है, वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको प्राइस गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कितनी डिमांड होगी, या फिर आप ऐसे ही समझो कोई भी एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है मार्केट में, किस प्राइस पे होती है, उसके पास पूरा डेटा है, उसके पास प्राइस भी है और उसकी क्वांटिटी की डिमांड भी है उसके पास में, कि उसकी क्वांटिटी की कितनी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है इन द मार्केट, उसके पास डेटा होता है। कोई भी बिजनेसमैन होगा उसको पता होगा कि अगर मैं प्रोडक्ट अपना 10 रुपये में बेचता हूँ तो इतना सेल होता है, 20 रुपये में बेचता हूँ तो इतना सेल होता है। ठीक है, अब उस बिजनेसमैन को ये पता करना है कि अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी मार्केट में, और अकॉर्डिंगली मैं उतना प्रोडक्शन करूँगा सो दैट ओवर प्रोडक्शन ना हो, है ना, या फिर कभी अंडर प्रोडक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे रिग्रेशन काम आ जाता है। इज दिस क्लियर? चलो ओके, सो नाउ वी स्टार्टिंग विथ रिवीजन, है ना, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या? आई डोंट नो, आप नोट कर लो, कोई बात नहीं। फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए स्टार्टिंग विथ रिवीजन। Okay. Now, you know the meaning of econometrics. It is a combination of three terms, three words: economics, mathematics, and statistics. ठीक है, where we test the economic theory using mathematical equations and statistical inferences. Is this clear? Sure. Now, we already discussed different types of data: qualitative data, quantitative data, है ना, nominal data, ordinal data, ratio data, interval data, time series data, panel data, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर रखी है। क्रॉस सेक्शनल डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा के बीच में डिफरेंस पता है? एनी एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा? 0, 0, 5.5, 5.5 से
6.5 से 7.5 सेंटीमीटर नहीं कोई एग्जाम्पल दो आप। वेट हो सकता है, वेट हो सकता है, वेट हो सकता है। वेट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा? क्यों कंटिन्यूस होगा, डॉट में तो आता है, डिस्क्रीट डॉट में नहीं आती, डिफाइन फिक्स नहीं है वेट। यस, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया। बट क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम पॉइंट्स में आ सकता है? देयर आर 5.5 स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, ठीक है, तो वो डिस्क्रीट हो गया। कार्डिनल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ये पता है। कार्डिनल जो कि काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल जिसको ऑर्डर में लगा सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, और नॉमिनल जस्ट नेम्स, नेम ऑफ कलर, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, ये नेम्स होते हैं, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हम लोग। नाउ दिस इज द इकोनोमेट्रिक मॉडल, ये आपके बुक में भी एसएलएम में भी है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी है, बेसिकली हम लोग जब समझाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम लोग कौन सी थ्योरी को यूज़ करते हैं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। The psychological law of consumption was given by J.M. Keynes, who says as your income increases, your consumption also increases, but in a lower proportion. Where this is what? This is alpha or intercept, है ना, और autonomous consumption, consumption when your income is zero, okay. This is the slope, change in consumption, change in income. This is the slope, slope or beta, which is change in consumption due to change in income. This is also called marginal propensity to consume, ठीक है। The value of beta or the slope lies between 0 and 1, ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये जो लाइन है, जो कंजम्पशन लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इसी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी समझने वाले हैं। पहला, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ये बताता है कि ये जो हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एक्स, ये क्या है? लीनियर है, लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो जो फंक्शन जो ड्रॉ करोगे वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, इसका कहते हैं लीनियर। और लीनियर इक्वेशन पहचानते कैसे हैं? जब पावर 1 हो, यहाँ पे सभी की पावर 1 है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर होता y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर नहीं रहता, ठीक है। चलो दूसरी चीज, अब ये जो हमने ये कीन्स ने जो हमें ये थ्योरी दी थी, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एज योर इनकम इंक्रीजेज योर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज बट इन अ लोअर प्रपोर्शन, ठीक है। उसको जो हमने इक्वेशन जो बनाया तो वो ऐसा बना, y इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। दैट मीन्स कीन्स का ये मानना था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका कंजम्पशन भी इसी स्पीड में बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ क्या ऐसा होता है? आपका कंजम्पशन और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, है ना, एज ऑफ दैट फैमिली मेंबर्स,
ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सीज़न पे डिपेंड करता है आपका कंजम्पशन, बहुत सारी चीज़ें जिस पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल जो कंजम्पशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, ठीक है, ये एक्चुअल कंजम्पशन है। अब एक्चुअल कंजम्पशन को दिखाने के लिए तो जिगजैग लाइन बनेगी, हमें वो नहीं बनाना है, हमें लीनियरिटी फॉलो करना है। लीनियरिटी इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। CLRM जो होता है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसमें लीनियर का क्या मतलब हुआ? लीनियर होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट अजम्पशन है, ठीक है। अब आपको ये चाहिए कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, उसको कोई एक लाइन एक्यूरेटली डिपिक्ट कर सके। उसके लिए हम लोग कौन सी लाइन को यूज करते हैं? बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन, ऐसी लाइन जो आपके इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को एक्यूरेटली दिखा सके, उसे कहते हैं बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। अब ये लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी या ऐसी भी तो हो सकती थी, हो सकती थी या नहीं, ठीक है। इन तीन लाइन में, लाइन 1, 2 और 3, हम कौन सी लाइन चूज करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, जस्ट अ सेकंड, लीस्ट स्क्वायर, वैल्यू ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर क्या? एरर से उस लाइन के बीच में जो गैप है ना, अगर हम लोग उसका स्क्वायर निकालें, वो जितना छोटा होगा, वो जितना कम होगा, लीस्ट स्क्वायर वैल्यू जितनी होगी, वो सबसे बेस्ट फिट लाइन होगी, ठीक है। इसको हाँ, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। पहले ये मॉडल समझ लेते हैं कि क्या होता है इकोनोमेट्रिक मॉडल। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी या हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ये बोल रहे हैं, ये ड्रॉ करना है आपको, कर लो, ड्रॉ कर लो। अगर नहीं भी आएगा ना, बेसिक मीनिंग या कुछ भी आएगा इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर, तो ये बना लेना आप लोग, है ना। दिस विल गिव यू एडेड एडवांटेज, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा आपका पेपर। वो दूसरी चीज़ है, वो इकोनोमेट्रिक मेथडोलॉजी है। यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल है। मॉडल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, देखो पहले ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। बढ़िया ही होंगे। कर लिया? ड्रॉ कर लिया ना, बनाओ जल्दी।
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ। हो गया, ड्रॉ कर लिया, आगे बढ़े। चलो अब थोड़ा ध्यान से समझो। देखो कीन्स ने जो मॉडल दिया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उन्होंने क्या बोला कि एज योर इनकम इंक्रीजेज योर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, और उसको उन्होंने मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करें तो उनके हिसाब से तो सारी वैल्यू एक लाइन पे ही लाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लाइन के ऊपर या नीचे भी वैल्यूज लाई करती हैं। वो किस वजह से लाई करती हैं? ड्यू टू अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स योर कंजम्पशन। ठीक है, जिसको हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में बोलते हैं एरर टर्म, डिस्टर्बेंस। ठीक है, इसीलिए इस इकोनॉमिक मॉडल को अगर इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में कन्वर्ट करना हो, इस मैथमेटिकल फंक्शन को इकोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ई। ठीक है, ई क्या बताता है? दिस इज योर एरर टर्म, एरर टर्म। ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स में ये जो एरर टर्म है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन सभी फैक्टर को इंक्लूड कर लेता है आप अपने अंदर जो आपने मिस कर दिया है मेन मॉडल में। ठीक है, तो ये था स्टेप्स, किस लिए था? इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाने के लिए था। ठीक है, उसके बाद ये जो मेथडोलॉजी है ये पूरे इकोनोमेट्रिक्स को समझा रहा है कि हम लोग इकोनोमेट्रिक्स यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो इन विच द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द थ्योरी दैट यू वांट टू टेस्ट। सपोज यू वांट टू टेस्ट द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, तो आपका हाइपोथेसिस क्या बनेगा? हाइपोथेसिस यही बनेगा ना कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। मैथमेटिकल मॉडल क्या होगा? ये इतना, ये बस इतना, ये आपका मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक मॉडल, दैट मीन्स एरर टर्म को भी इंक्लूड कर दोगे। ओके, ऑब्टेनिंग द डेटा, नाउ यू विल कलेक्ट द डेटा। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या है यहाँ पे? अल्फा एंड बीटा, वो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे, दैट मीन्स आपने जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे देखोगे कि क्या ये जो थ्योरी है वो सच में फॉलो होती है या नहीं होती है इन रियल लाइफ। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में प्रिडिक्ट किया था ना, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज 400, उसको प्रिडिक्शन ही कहते हैं, फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन। ओके, देन यूजिंग द मॉडल फॉर कंट्रोल और पॉलिसी पर्पस। जब हमें समझ में आ जाएगी चीज़ें कि किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर का इम्पैक्ट दूसरे फैक्टर्स पे है, तो हम उस फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं स्लो चलता हूँ सो दैट आप जब रिकॉर्डिंग देखो तो आप लोग पॉज करके रिवाइज कर सकते हो इन सब चीज़ों को। दिस इज दी मैथमेटिकल मॉडल। नाउ इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाई एडिंग दी एरर टर्म। ये यू यहाँ पे ऐड कर दिया है ना, ये एरर टर्म है। अच्छा, इस एरर टर्म के भी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, वो जब अजम्पशन करेंगे इसका तो मैं बताता हूँ। देन वी विल ऑब्टेन द डेटा, बेस्ड ऑन दिस डेटा वी विल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा, ये वैल्यूज पता किया हमने, है ना। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे हम लोग। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर वैल्यू, और पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज होगा ये। इज दिस क्लियर? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। अब आप हाइपोथेसिस के बारे में पूछ रहे हो। देखो, हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस दो तरीके के होते हैं, एक होता है नल, एक होता है अल्टरनेट। नल का मीनिंग ही है, नल का मीनिंग क्या है?
नो रिलेशन, नो इम्पैक्ट, नो implications. दैट मीन्स जो दो फैक्टर्स हैं वो आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है. दैट मीन्स इनकम और कंजम्पशन का कोई रिलेशन नहीं है. ये हो गया नल हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H नॉट से भी डिनोट करते हैं. एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसे हम लोग HA या फिर H1 से डिनोट करते हैं. इसका मतलब यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यस देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर, यस देयर इज इम्प्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर. ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट हो गया. अच्छा, बेस्ड ऑन ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे घर पे जा करके. बेस्ड ऑन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है फिर भी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, या फिर हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, क्या होता है ये? टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर. अच्छा, इसके बाद और क्या होता है? एक टर्म पावर ऑफ अ टेस्ट, पावर ऑफ अ टेस्ट. ठीक है, और एक और चीज होता है, पावर ऑफ टेस्ट होता है 1 माइनस बीटा. ठीक है, अब इसके अलावा और क्या चीज होता है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लेवल. इन सारी चीज़ों को रिवाइज करोगे, मैंने पहले ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं, प्रीवियस जो वीडियोस देखोगे तो मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें. ठीक है, नाउ कमिंग टू स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज वन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, है ना. ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है. पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस तो पता है ना. पैरामीटर पॉपुलेशन के लिए होता है, स्टैटिस्टिक्स सैंपल के लिए होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग सैंपल के मीन को x बार से डिनोट करते हैं, पैरामीटर को म्यू से डिनोट करते हैं. ये सारी चीज़ें पता है. चलो, एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. पॉइंट एस्टिमेट पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट. सी, हम लोग इकोनोमेट्रिक्स मॉडल क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एस्टिमेशन, फॉर प्रिडिक्शन, है ना. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेशन. अगर हम किसी एक रेंज को एस्टिमेट कर रहे हैं, इंटरवल एस्टिमेशन. ठीक है, और वो रेंज को हम लोग कैसे, एक बहुत ही फेमस तरीका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू. ठीक है, इस पे भी आते हैं हम लोग अभी. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम, है ना, सिस्टमेटिक रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग. ये सारी चीज़ें आप लोगों की मीनिंग पता होनी चाहिए. एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात होती है ना. दीज आर दी कॉन्फिडेंस इंटरवल. लेफ्ट एंड राइट टेल में जो हमने एक मार्किंग की है वही है, इंटरवल से, कॉन्फिडेंस इंटरवल से है. ठीक है, 90%, 95%, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम लोग चेक करते हैं अपनी वैल्यूज़ को. सैम्पलिंग एरर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर वाइल कंडक्टिंग इकोनोमेट्रिक टेस्ट, जिसमें से एक होता है सैम्पलिंग एरर. सैम्पलिंग एरर में क्या होता है? सैम्पलिंग से रिलेटेड आपने कोई गलती कर दी हो, या तो डेटा कलेक्शन में आपने गलती कर दी हो, आप आइडेंटिफाई ना कर पाए हो,
है ना, या फिर जो आपने जो सैंपल कलेक्ट किया वो बायस्ड हो। क्लियर? देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपने एक बहुत बड़े पॉपुलेशन से, है ना, सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करनी है, तो क्या आप हर बार 140 करोड़ लोगों से डेटा कलेक्ट करोगे? दिस इज़ नॉट फीजिबल, नॉट एडवाइजेबल, है ना। आप क्या करोगे, इंडिया की पॉपुलेशन में से किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उठाओगे, उसकी स्टडी करोगे और उस बेस पे आप अपने थ्योरीज को टेस्ट करोगे, पहली चीज़। अब आप ये बताओ, ये पूरा इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़, इसमें से आपको बहुत छोटा सा सैंपल उठाना है, ठीक है। आपने ये छोटा सा सैंपल उठा लिया, इसकी स्टडी की, क्या ये छोटा सा सैंपल पूरे पॉपुलेशन के बारे में एक्यूरेटली बता सकता है ना, इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने जो स्टडी की, आपने यहाँ से सैंपल उठाया, किसी और ने स्टडी की, उन्होंने यहाँ से सैंपल उठाया, किसी ने यहाँ से उठाया, किसी ने यहाँ से, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं से भी सैंपल उठा सकते हो, ठीक है। अब ये जो सैंपल्स हैं, अगर आप इनकी मीन वैल्यू चेक करोगे, है ना, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसका एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सुना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया? इसका बस इतना ही मतलब है, पूरे इंडिया के बारे में आपको जानना थोड़ा सा मुश्किल है, पूरे इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को तो आप नहीं बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज हाइट बताओ या एवरेज वेट बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप क्या करोगे, उसमें से सैंपल उठाओगे कुछ, उनकी एवरेज हाइट या एवरेज वेट मेजर करोगे और इन्फ्रेंस करोगे कि अगर हमारे सैंपल का इतना वेट है, एवरेज वेट या इतना एवरेज हाइट है, तो पूरे इंडिया का भी इतना ही होगा, ठीक है। तो वो हम लोग एक्यूरेटली कैसे मेजर कर पाते हैं? बेस्ड ऑन सेंट्रल लिमिट थ्योरम। चाहे हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना पता हो, पर अगर हमारा सैंपल साइज 30 या 30 से ज़्यादा है, that means our sample is following normal distribution। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आपका जो मीन है म्यू इज 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ठीक है, म्यू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो 90% 95% वो सब चेक करते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अब इनकी वैल्यू, अच्छा सी, हमने Z टेस्ट किया था, T टेस्ट किया था, याद है? टेबल देखना आ गया है, ठीक है। ऑल्दो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट अगर आ जाता है तो बाई चांस तो आप लोग छोड़ के मत आना। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, Z की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, है ना, Z की वैल्यू से आप क्या करते हो, टेबल में चेक करते हो टेबुलेटेड वैल्यू, और वहाँ से डिसाइड करते हो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये Z टेबल है, ये फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। चलिए अब थोड़ा जल्दी करते हैं, थर्ड यूनिट थर्ड लेक्चर क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह टी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, थर्ड यूनिट पे आ जाते हैं।
हाँ, रिग्रेशन मॉडल। चलो अभी हमने क्वेश्चन जो किया वो सिंपल रिग्रेशन मॉडल किया, बाई वेरिएट पे किया है, 2 वेरिएबल जहाँ पे एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। रिग्रेशन वॉज गिवन बाई फ्रांसिस गैल्टन, ये नाम याद रखना। द टर्म रिग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाई फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। चलो अब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग रिग्रेसेंट इफेक्ट वेरिएबल और एक्सप्लेन वेरिएबल भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिग्रेसर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, ये याद रखना। इसमें लेक्चर नंबर 3 था, है ना। वैसे तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। चलो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। रिग्रेशन, डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, एक क्वेश्चन नोट कर लो कहीं पे, ये भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब एक काम करो, अजम्पशंस लिखो, अजम्पशन ऑफ CLRM, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। राइट डाउन अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। Point number 1, the regression model is linear in parameter. Linear in parameter, that means पैरामीटर्स की पावर 1 होगी और जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जैसे ये इसमें स्ट्रेट लाइन बनाया कर्व लाइन, ठीक है। अजम्पशन नंबर 2, xi's that means independent variables, xi's or independent variables assumed to be non-stochastic, और नॉन रैंडम, दैट मीन्स वो कांस्टेंट रहता, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। स्टोकेस्टिक का क्या मतलब होता है? स्टोकेस्टिक का मतलब क्या होता है? स्टोकेस्टिक का मतलब होता है वेरिएबल दैट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड assumption, for given value of xi's, for given value of xi's, mean value of error terms is 0. इसको ऐसे समझो आप लोग, पहले समझ लेना उसके बाद लिखना, ठीक है। y1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बीटा x1 प्लस e1, y2 is equals to alpha plus beta x2 plus e2, yn is equals to alpha plus beta xn plus en। हमारे पास n नंबर ऑफ सैंपल्स थे, ठीक है। n सैंपल्स, ये जितने सैंपल, सपोज 100, n इक्वल्स टू 100 है ना, हमने 100 डेटा कलेक्ट किया, सैंपल्स कलेक्ट किए और उसको हमने पुट किया यहाँ पे। तो ये जो एरर टर्म है E1, E2, टिल E100, ठीक है, इसकी मीन वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। मीन वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेशंस
of EI given XI is equals to 0. ये लिखो, expectation of EI given XI is equals to 0. Okay. Next point, point number 4. For given value of Xi's, for given value of Xi's, the variance of disturbance or error term is constant. एरर टर्म इज कांस्टेंट. इसका मतलब ये हुआ, ये जो E1 से लेकर के En तक की वैल्यू है ना, E1, E2, E3, En, इन सब का वेरिएंस कितना होगा? कांस्टेंट होगा, सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोसिडास्टिसिटी. जब वेरिएंस कांस्टेंट हो तो उसे कहते हैं होमोसिडास्टिसिटी. ठीक है. अगर ये वाला जो कांस्टेंट नहीं रहता है वेरिएंस, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोसिडास्टिसिटी. ठीक है. चलो नेक्स्ट पॉइंट. फॉर गिवन एक्साइज, सर मतलब उनमें कोरिलेशन नहीं है. जब ये वेरिएंस सेम है तो कोरिलेशन नहीं है एरर टर्म्स में अपने जो एरर वो दूसरी चीज़ हो गई. वो हेट्रोस्टाटिक में उनका रिलेशनशिप नहीं है. देखो, आप जो कहना चाह रहे हो वो ये कहना चाह रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कहना चाह रहे हो E1 और E2 के बीच में. सर E1 में जो एरर जो रिलेशन है वो उससे नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल से. उसका कोई रिलेशन है हेट्रोस्टाटिक में. नहीं, आप मिक्स कर रहे हो. अभी मैं नेक्स्ट लाइन में समझा देता हूँ मैं आपको. अभी लिखो, फॉर गिवन एक्साइज देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन in the error terms. In the error terms. इसका मीनिंग क्या हुआ? कोवेरियंस ऑफ EI, EJ given XI, XJ is 0. ये लिखो पहले. लिख लिया. इसका ये मीनिंग होता है, ऑटो कोरिलेशन का मीनिंग ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए. अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया तो वो ऑटो कोरिलेशन आ जाता है. ठीक है. अब ऑटो कोरिलेशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब 0 से 2 के बीच में आता है डार्विन वॉटसन टेस्ट की वैल्यू तो क्या होता है, और 2 से 4 के बीच में आता है तो क्या होता है. ठीक है. तो बेसिकली ऑटो कोरिलेशन का मीनिंग ये होता है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर टर्म के बीच में कोई कोरिलेशन आ जाता है तो उसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं. ठीक है. और होमोसिडास्टिसिटी का मीनिंग क्या है, हेट्रोसिडास्टिसिटी का मीनिंग क्या है कि ये जो एरर टर्म्स हैं सारे वो फिक्स ना, वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएंस उनका फिक्स ना हो. है ना. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
must be greater than the number of independent variables. इसका ये मीनिंग होता है, सपोज आपका एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ई. कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे? 3 है ना. 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 3. तो आपका जो सैंपल साइज है वो 3 से ज़्यादा होना चाहिए. n शुड बी ग्रेटर देन 3. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द एरर टर्म is normally distributed with mean 0 and variance sigma square. इसका मीनिंग ये होता है, ये जो एरर टर्म है EI, ये क्या फॉलो कर रहा है? दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. ठीक है, एरर टर्म फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. क्लियर? अच्छा, अब ये वाली जो लास्ट वाला जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये कब नहीं फॉलो करता है, याद है? कब नहीं फॉलो करता है? हमने 2-3 क्लास पहले किया है ये सारी चीज़ें. लॉजिट मॉडल, प्रोबिट मॉडल याद है? डमी डिपेंडेंट. ठीक है, जहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो, है ना. उस केस में ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. इसीलिए डमी डिपेंडेंट मॉडल वाले केस में हम लोग OLS यूज़ ना करके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड यूज़ करते हैं. यहाँ तो हम लोग OLS से कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से कर सकते हैं. यहाँ पे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर नहीं लगा सकते, यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं? लॉजिट प्रोबिट के केस में. और ये नॉर्मल जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वहाँ पे OLS मेथड यूज़ होता है. अब OLS क्या होता है? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. ठीक है, राइट डाउन OLS और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. The OLS estimators, point number 1, the OLS estimator beta naught hat and beta 1 hat बीटा नॉट हैट और बीटा नॉट हैट कॉमा एंड बीटा 1 हैट, ये OLS एस्टिमेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, आर दी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई, आर दी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वाई. वाई मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. Point number 2, the OLS estimators of the parameters are unbiased.
अनबायस्ड का मीनिंग क्या होता है? जो पैरामीटर्स जो हमने कैलकुलेट किया है, बीटा नॉट हैट एंड बीटा वन हैट, ये अनबायस्ड हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट इज इक्वल्स टू बीटा नॉट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू बीटा वन। देखो, जब हम लोग हैट लगा देते हैं ना ऊपर में, इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू, और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। दैट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू, है ना? इसे कहते हैं अनबायस्ड। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब ये अनबायस्ड है। अब इसको ऐसे समझो, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। हाँ हाँ, बेस्ट का मीनिंग क्या होता है? राइट डाउन, बेस्ट पे लिखिए, इट हैज़ मिनिमम वेरिएंस। मिनिमम वेरिएंस। लीनियर का मीनिंग, इट इज लीनियर फंक्शन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स। फंक्शन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स क्या? मिनिमम वेरिएंस। अनबायस्ड का मीनिंग लिखिए, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन OLS estimator is equal to its actual value of the parameter। ठीक है, कोई ऐसा एस्टिमेटर जिसका जो वेरिएंस है वो मिनिमम है, दैट मीन्स अल्फा और बीटा, जो बीटा नॉट बीटा वन निकाले, इनका वेरिएंस क्या है? मिनिमम है, वो लीनियर फंक्शन फॉलो कर रहे हैं, और अनबायस्ड का मीनिंग एस्टिमेटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के इक्वल है, तो उसे हम लोग कहेंगे ब्लू। इसी को एक थ्योरम है गॉस मार्कोव थ्योरम। क्वेश्चन में या तो ब्लू आ जाएगा या फिर गॉस मार्कम आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग यही होता है। लिखो गॉस, हाँ, राइट डाउन, द गॉस मार्कम थ्योरम स्टेट्स दैट, द गॉस मार्कम थ्योरम स्टेट दैट if a linear model satisfies the classical assumptions, then the OLS estimators are unbiased estimators and that have
मिनिमम वेरिएंस। ठीक है, अब या तो आप उसे ब्लू बोलो या फिर गॉस मार्कअप थ्योरम बोलो। क्लियर? स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ OLS। ठीक है, हम्म हम्म चलो, अब सेकेंड यूनिट जो आप लोगों का है वहाँ पे क्या है, वायलेशन ऑफ अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जब ये जो हमने अजम्पशंस अभी लिखे हैं इसमें से कोई भी वायलेट होता है कोई अजम्पशन, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ऑटो कोरिलेशन, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हेटेरोसिडास्टिसिटी और मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, क्या मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर? अब जो थर्ड यूनिट है दैट इज गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप सारी वीडियोस देख लो, सारी चीज़ें क्लियर कर लेना, है ना। दीज आर दी एक्चुअल वैल्यूज। ये हमने एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन है वो क्या है, वाई बार, इन सब का मीन वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज, मीन वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू, ये तीन चीज़ हमारे पास है। ठीक है, तो अब दिस इज एक्चुअल वैल्यू, दिस इज वाई हैट एंड दिस इज वाई बार। ओके, सो अब देखो, इस पॉइंट से लेकर के एक्चुअल वैल्यू से लेकर के वाई बार तक जो गैप है ना उसे क्या कहते हैं, SST, दैट मीन्स टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, समेशन समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा गैप इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समेशन y माइनस वाई हैट
प्लस समेशन, ये स्क्वायर है वाई हैट टू वाई बार स्क्वायर। This is SSR, this is SSE, and this is SST. क्या y बार? y बार इज द मीन। हाँ, नोट कर लिया। SSR क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। और SSE क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। एंड R स्क्वायर is equals to SSR अपॉन SST। ये होता है R स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये जितना ज़्यादा 1 के पास में होगी हमारा मॉडल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या 1 माइनस? मतलब समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मैं समझा देता हूँ क्या है वो। ये पूरा लिखना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, ठीक है। तो ये जो R स्क्वायर है वो क्या बताता है? SSR, दैट मीन्स दिस डिवाइडेड बाई टोटल, दिस डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है। अब इसको आप लोग इससे माइनस करके भी तो निकाल सकते हो, 1 माइनस करके। आप लोगों ने लिखा होगा 1 माइनस RSS अपॉन TSS। वो रेसिडुअल के लिए है R। R का मीन रेसिडुअल, जो एरर हमने लिखा है ना वो रेसिडुअल हो गया। ये जो R हमने यहाँ पे ड्यू टू रिग्रेशन लिखा है ना वो रेसिडुअल, रेसिडुअल का मीनिंग होता है एरर। टर्म उल्टा लिख दिया है ना, एरर की जगह उन्होंने रेसिडुअल यूज किया है टर्म। अच्छा, अब ये चीज़, एक और चीज़ देखो, हमारा मॉडल अच्छा है खराब है कितना स्ट्रांग है हम लोग R स्क्वायर के थ्रू तो देख सकते हैं, गुडनेस ऑफ इट, ठीक है। R स्क्वायर के साथ साथ हमने एक टर्म पढ़ा था एडजस्टेड R स्क्वायर। Why we use adjusted R square? देखो R स्क्वायर जो नॉर्मल R स्क्वायर है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे हम लोग अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करते जाते हैं x1 x2 x3 x4 x5, ये R स्क्वायर भी बढ़ता जाता है ना, ये ओवर फिट कर देता है मॉडल को, है ना। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एडजस्टेड R स्क्वायर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और एक और तरीका है टू चेक द गुडनेस ऑफ फिट इज AIC और BIC और SIC।
इसकी थ्योरी आई गेस हम लोगों ने लिख रखी है, यस सर। AIC BIC SICs, आप रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें, सारा मैंने डिटेल में करा रखा है। मेरे थोड़े नोट्स भी ले लेना, ये तो काफ़ी है, इसमें थोड़ा सा मेरे नोट्स के भी चीज़ें ऐड कर लेना, ठीक है, 1-2 लाइन और ऐड कर लेना मेरे नोट्स में से। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n-1 अपॉन n minus k minus 1, where n is the sample size and k is the number of independent variables. आपके थर्ड यूनिट में एक और टर्म्स गिवन है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक बार सिलेबस चेक करना, उसमें लिखा होगा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग, ठीक है। यही बताने के लिए कि हमारा जो मॉडल जो हमने बनाया है वो कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रिलायबल है। केस मतलब क्या, कहाँ कहाँ पहुँच गई सर? गुडनेस ऑफ फिट में ही है। गुडनेस ऑफ फिट में क्या क्या है, हाँ दिखाओ। आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, अगर AIC BIC, ठीक है, और क्या? ये एक टेस्ट का नाम है, वही टेस्ट कर, इसी से टेस्ट करते हैं कि आप गुडनेस ऑफ फिट आर कितना आ रहा है। जैसे ऑटो करेक्शन के लिए डर्विन वाटसन टेस्ट है ना, वैसे ही एक टेस्ट है। क्या? हाँ हाँ, वो भी टेस्ट मेजर करने के लिए, गुडनेस ऑफ फिट के लिए ही है। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी, दोनों के बीच में डिफरेंस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब ये क्या होता है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी? सही जगह पे जा रहा है और बार बार जा रहा है, सही तो सही मतलब उस जगह पे जा रहा है बस, और उस जगह पे सेम जगह बार बार आ रहा है, मुझे फिगर जा रहा है, सही जा रहा है। रिलायबल का मीनिंग होता है कंसिस्टेंट, है ना, रिलायबल का मीनिंग होता है कंसिस्टेंट। इसे आम भाषा में समझिए, कोई एक ट्रेन है जो कि डेली अपने राइट टाइम पे स्टार्ट होती है, दैट मीन्स वो ट्रेन रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। डेली अगर उसका 9 o'clock मॉर्निंग का टाइम है स्टार्ट होने का, तो डेली 9 o'clock ही स्टार्ट हो रही है वो ट्रेन, तो ट्रेन रिलायबल है, ठीक है। वो ट्रेन हमेशा अपने जो डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन है वहाँ तक ही जा रही है, मतलब वो ट्रेन दिल्ली टू मुंबई की है तो हमेशा वो दिल्ली टू मुंबई ही जा रही है। वैलिडिटी, वो वैलिड है, दैट मीन्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। स्टैटिस्टिक्स में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं या फिर यूज़ करते हैं,
उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? बहुत सारे वेरिएबल्स को फैक्टर्स में कंबाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक नेचर वाला जो मतलब उसके एक फैक्टर बना देते हैं, जैसे दीज आर दी स्टेटमेंट्स। आपने क्वेश्चनर बनाया, उसके ये स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से स्टेटमेंट 1 2 3 4 ये मेजर कर रहा है सेटिस्फैक्शन। ठीक है। स्टेटमेंट 5 6 7 ये मेजर कर रहा है स्ट्रेस। ये 4 मेजर कर रहा है कल्चरल वैल्यूज़, और ये 5 मेजर कर रहा है इंटेंशन। आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, उसको हम लोग क्लब कर देते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चन है इससे हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर कर सकते हैं किसी पर्सन का, इससे इन 3 क्वेश्चन से हम लोग स्ट्रेस लेवल मेजर कर सकते हैं, इन 4 क्वेश्चन से कल्चरल वैल्यूज सिस्टम मेजर कर सकते हैं, और इससे इंटेंशन मेजर कर सकते हैं। इसे कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। फैक्टर एनालिसिस के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस। ये आप लोगों का होमवर्क है। फैक्टर एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस। क्लियर? चलो अब देखो, बात कर रहे थे रिलायबिलिटी की एंड वैलिडिटी की। ठीक है। रिलायबिलिटी चेक करता है कंसिस्टेंसी, और वैलिडिटी चेक करता है एक्यूरेसी। अब जो फैक्टर एनालिसिस से जो हम लोगों ने ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, ये फैक्टर हमने एक टेस्ट के लिए तैयार किए। क्या ये जो टेस्ट हमने तैयार किया है, क्या ये रिलायबल है? दैट मीन्स हम लोग जो चेक करना चाहते हैं वो चेक करके बता पा रहा है। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, सपोज थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो किस लिए यूज़ होता है? टेम्परेचर के लिए। ठीक है। अगर वो टेम्परेचर ना बता करके आपका बीपी बताए तो वो रिलायबल होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे ये जो हमने ये बनाई है एक इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चनर इज आवर इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चनर जो होता है, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे आप चीज़ें मेजर करते हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप जो चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्या वो उसको मेजर कर पा रहा है? अगर थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर कर पा रहा है तो वो रिलायबल है। ठीक है। और वो उसे एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, वैलिड भी है। आपका बॉडी टेम्परेचर जितना है वो उसको एग्जैक्टली बता पा रहा है, तो वो एक्यूरेसी भी उसके पास में है ना। आप रिलाई भी कर सकते हो थर्मामीटर पे, वो रिलायबल भी है और वो वैलिडिटी भी है उसकी। ठीक है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर वो सेम आंसर, आप कोई टेस्ट देते हो, फॉर एग्जांपल कोई आप मैथ्स का टेस्ट देते हो, ठीक है, हर बार आपके सेम नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स आप लोग कंसिस्टेंट हो।
ठीक है, आप लोग कंसिस्टेंट हो, लेकिन हर बार आपके 33 मार्क्स ही आ रहे हैं 100 में, ठीक है, तो आप वैलिड नहीं हो, ठीक है, आप रिलायबल तो हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन हर बार पीछे से टॉप कर रहे हो। 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें जब उनका जो डीन है वो रिजल्ट अनाउंस करता है तो बोलता है ना कि 2 कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो हर साल कंसिस्टेंटली फेल होते आ रहे हैं, ऐसा कुछ कम नंबर आते हैं, पीछे से टॉप करते हैं, तो वो क्या थे, रिलायबल थे वो लोग, कंसिस्टेंट थे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हों। इज इज क्लियर, समझ में आ गया। और 4th चैप्टर आपका था डमी वेरिएबल के ऊपर। डमी वेरिएबल कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो डेटा कैटेगोरिकल नेचर का हो, ठीक है, उसका भी हम लोगों ने पूरा रिग्रेशन मॉडल बना करके सॉल्व करके रखा हुआ है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ोगे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होगा तो उस पर फोकस करना, न्यूमेरिकल में ज़्यादा से ज़्यादा रिग्रेशन कैलकुलेट करने को आपको देगा, जो कि हम फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। क्वेश्चन में कोशिश करना कि ग्राफ, फिगर्स, चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें बनाया करो। जैसे कि अगर इकोनोमेट्रिक्स मॉडल के बारे में आता है तो जो 8 स्टेप्स हैं उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बना के दिखा दो, ठीक है। ग्राफ बनाने की कोशिश करो, जैसे हम जो वहाँ पे ग्राफ बनाते हैं लीस्ट स्क्वायर के लिए और सारी चीज़ों के लिए, जो ये ग्राफ बनाते हैं, है ना, ये ग्राफ बना करके दिखाओ, तो इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है एग्ज़ाम में। क्लियर। और डेफिनेशंस, मीनिंग्स, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, लेट मी नो, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। लॉजिक प्रॉबिट मॉडल देखो, ये एक इकोनोमेट्रिक मॉडल है, ठीक है। अगर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कैटेगोरिकल नेचर का है, सपोज ये आपकी सिटी है या जेंडर है, मेल और फीमेल, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डमी वेरिएबल। जिसमें से हम लोग एक किसी, जैसे जेंडर है मेल एंड फीमेल का, तो मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 0 दे दिया, तो फीमेल इज़ आर रेफरेंस और कंट्रोल ग्रुप और दिस इज़ डमी वेरिएबल। इसके ऊपर हम लोग चेक कर सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है, इसे कहते हैं डमी वेरिएबल। ये तो ठीक हो। अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल ही कैटेगोरिकल नेचर का हो, यस और नो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे या नहीं करोगे, यस और नो, आप इंश्योरेंस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, यस और नो। अब यहाँ पे आप, हमारे पास 2 कैटेगरी आ गई डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल OLS मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे अगर हम लोग OLS मेथड यूज़ करेंगे तो जो क्लासिकल अजम्पशंस थे वो वायलेट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जो कि काम करता है लॉजिट एंड प्रॉबिट मॉडल पे, ठीक है। लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों की वैल्यू, ये मैंने एक वैल्यू लिखवाई भी थी, लॉजिट इज इक्वल्स टू 1.83, ऐसा कुछ देखिए, चेक कीजिए, लॉजिट की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.83, प्रॉबिट मॉडल, लॉजिट प्रॉबिट वाले 1.89 दिखाओ, 1.81 है, प्रॉबिट इंटू 1.81 इज इक्वल्स टू लॉजिट। जो बीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें 1.81 से मल्टीप्लाई कर दें
तो वो लॉजिट आ जाएगा। और कोई डाउट? ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, उसमें देखो थ्योरी आ सकती है कि व्हाट इज़ ऑर्डिनरी OLS, व्हाट इज़ ब्लू, व्हाट इज़ गॉस मार्कअप थ्योरम, है ना। तो आप उसकी मीनिंग लिखोगे, उसके एजम्पशंस लिखोगे, ठीक है, और उसको ग्राफिकली दिखा दोगे बना करके, ठीक है, इतना ही आएगा उसमें। फॉर्मूले से रिलेटेड आपका रिग्रेशन वाला है जो हमने कर लिया, और अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता है थोड़ा सा तो आ सकता है Z टेस्ट या T टेस्ट पे, जो हमने कर रखा है पहले स्टार्टिंग में। मल्टीपल वाले का फॉर्मूला क्या? मल्टीपल वाला बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी एक बार ये एन सर किसमें है, होल में या किसी पर्टिकुलर उसमें है? सिर्फ उसी में है। ठीक है, कोई बात नहीं। यही मैं गलती कर रहा था, मैं बोलने नहीं लगा सर। ये वाला हमारा एक्सेल में निकल पाएगा, स्लो से आगे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अलग अलग एक्स को चेंज वाई से करना है, इस बार चेंज करना है स्लो के लिए। नहीं नहीं, वो एक साथ भी निकल जाता है, पैकेज होता है एक्सेल में, एक पैकेज होता है, उसको ऐड इन करना पड़ता है, तो उसके बाद आप एक साथ पूरा मल्टीपल रिग्रेशन निकाल सकते हो। मल्टीपल रिग्रेशन भी निकल जाता है, वो एक ना ऐड इन होता है। यहाँ पे रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फाइल्स में जा करके ये जो एडिन्स है ना, एक मिनट खोलने दो। हाँ, ये एडिन इस, ये जो टूल पैक है, इसमें एक पैकेज आता है जिसको हम लोग क्लिक करके ऐड करते हैं। वो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ऐड करते हैं तो आपका ये जो डेटा है ना, यहाँ पे क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आ नहीं रहा है। वो एडिन्स करने के बाद ना यहाँ डेटा में आ जाता है वो, फिर वहाँ से आप लोग मल्टीपल रिग्रेशन रन कर सकते हो। एक बार यूट्यूब में देखोगे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में पता नहीं, मेरे सिस्टम में नहीं आ पा रहा है वो एडिन, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ उसे ऐड। क्या वाई काई स्क्वायर? काई स्क्वायर का तो नहीं आएगा, काई स्क्वायर तो आपके उसमें सिलेबस में ही नहीं कहीं पे, ठीक है। रुक जा रुक जा रुक, क्या क्या क्या? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो? इसमें रखते हैं ना क्या? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू? हाँ, इसमें जो ये मीन वैल्यू होती है ना, इनको यहाँ पे पुट करते हैं। ये आप मुझे बताए थे। अल्फा निकालने के लिए ना, अल्फा निकालने के लिए, रुको, ये वाली वैल्यू बोल रहे हो आप? ये जो है यहाँ पे जो बोल रहे हो, हाँ हाँ, यहाँ पे मीन वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे वाई बार लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे वाई बार लिखेंगे। चलो, और कोई डाउट? कर दो, क्लियर कर दो।